में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति को। जैसे कि आप देखो अभी भारत में क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है राष्ट्रपति का, और आप देखो नेक्स्ट वीक में ही हमारे नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। जैसे आप देखो कि अभी जो हमारे करंट में राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो रामनाथ कोविंद है, जिनका आप देखो कि टेन्योर कितने दिनों का होता है, राष्ट्रपति का 5 साल का होता है। तो इनका जो 25 जुलाई है उस दिन इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो इनके बाद अभी बात हो रही है कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, 18 तारीख को ही इलेक्शन है, ठीक है, 2-3 दिन बचा हुआ है। तो अभी आप सुन रहे होंगे कि बहुत ज्यादा आप देखो न्यूज देखो या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत ज्यादा आ रहा होगा द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति बनने वाली है। मतलब अभी चुनाव नहीं हुआ लेकिन लोग पहले से ही कह रहे हैं कि हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली है वो द्रौपदी जी बनने वाली हैं। तो आखिर ये कैसे डिसाइड हो गया, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुआ। जबकि आप देखो जितने भी पद होते हैं उनका इलेक्शन के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये जीते या फिर अच्छा वो जीते, बट अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि द्रौपदी जी जीत जाएंगी, राष्ट्रपति बन जाएंगी। तो ये सब का क्या प्रोसेस है, और जो राष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल में, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की जो पद के बारे में बताई गई है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, यानी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, या फिर उससे रिलेटेड जितना भी, यानी उनका चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कितने दिनों का उनका चुनाव होता है, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखते हैं और आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि आज क्या मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में हम, मतलब कोई भी क्वेश्चन फिर आपके माइंड में आएगा राष्ट्रपति से तो आप बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर हमारे देखो हमारे देश में जो कुछ भी होता है ना वो सब एक जगह वर्णन है, कहाँ पे, संविधान में। तो अगर आप देखो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, या फिर ये सब छोड़ो, अगर आप एक अच्छे नागरिक हो तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें जितने भी आर्टिकल्स कितने हैं, कितना वर्णन, यानी आपको कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड होना चाहिए। तभी जैसे अभी आप देखो, अभी अगर आप यूथ में बात करोगे, ऐसे यूथ में नहीं, मतलब पढ़े लिखे यूथ में, तो कहेंगे कि देश में जो अभी जैसे अभी अग्निपथ आया था, वीडियो भी मैंने बनाया था उस पर, तो ये अच्छा है, ये बुरा है, देश का ऐसे विकास होगा, देश का ऐसे विकास नहीं होगा, मतलब सबका अपना अपना क्या कहते हैं उनको मानना होता है, ठीक है, अपना अपना उनकी मान्यताएं होती है। तो वो किस आधार पे बोलते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेंगे ना तो हमें बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज है उसका सीरीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने वाला है नहीं, मुझे लगता है 1-1.5 महीना लगेगा उसको। अगर मैंने 20-20 मिनट का वीडियो डेली का बनाया फिर भी 1-1.5 महीना लग जाएगा, बहुत ज्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो वाली सीरीज आप लोग जरूर देखना, मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे राष्ट्रपति वाले टॉपिक पे। तो आप देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इस बारे में चर्चा की गई, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा की गई, जिसको हम लोग केंद्रीय कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आप देखो कार्यपालिका का क्या काम होता है कि विधायिका जो कानून बनाई है उस कानून पर कार्य करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। तो आप बताओ कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो अगर हम बात करते हैं कि हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो आप देखो कि 2 तरीके से पूछा जाता है। एक होता है नॉमिनल हेड, यानी मनोनीत व्यक्ति, है ना, तो नॉमिनल हेड कौन है, वो है राष्ट्रपति, यानी नाम मात्र का प्रधान होता है। यानी राष्ट्रपति के पास जितने भी पावर्स होते हैं वो डायरेक्ट उनका यूज नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट यूज करते हैं। तो भाई इनडायरेक्ट कैसे होता है, तो जैसे अगर उनको वो काम करना है तो वो डायरेक्ट जाके, जैसे मान लो कि मुझे कोई काम करना है, ठीक है, मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझे कोई काम करना है, तो मैं खुद जाके वो काम नहीं बोलूंगी, मैं मेरे जो अंडर में एक आते हैं ना, जो पीएम हो गया या फिर हमारा जो पूरा मिनिस्टर का बोर्ड हो गया, वो उनके लिए काम करते हैं, यानी वो डायरेक्ट काम नहीं करते, वो सारे लोग मिलके उनके लिए काम करते हैं, तो वो नॉमिनल हेड होते हैं। जैसे फैमिली में होता है ना दादाजी, तो दादाजी सारा काम थोड़ी करेंगे, दौड़ दौड़ के सारा काम नहीं करते, बट वो हेड तो होते, बट वो आपके पापा से, आपके चाचा से ये सबसे काम करवाते कि हाँ बेटा, पूजा वूजा में देखा होगा छठ वगैरह में पूरा प्लानिंग बनता है किस तरीके से पूजा करना है, वो तो नॉमिनल हेड जो होते हैं घर के वो सारा कुछ बताते हैं, बट जितना भी सामान लाना है, किस तरीके से कब पूजा होगा, कहाँ पे होगा, साफ सफाई, जितने भी काम होते हैं वो अलग अलग व्यक्ति को बांट देते हैं। सेम वैसे ही राष्ट्रपति करते, तो वो नॉमिनल हेड हो गए। और अगर पूछा जाएगा वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। बट ऐसे डायरेक्ट आप देखो जिनको नॉलेज है वही पूछेगा, कितने को तो नॉलेज ही नहीं कि नॉमिनल हेड क्या होता है, तो वो नहीं पूछेंगे कि संविधान का वास्तविक प्रधान कौन होता है,
और नॉमिनल हेड कौन होता है, वो इस तरीके से पूछेंगे, वो डायरेक्ट पूछेंगे कि हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो डायरेक्ट याद रखना है राष्ट्रपति। अगर पूछेगा कि नहीं राष्ट्रपति के अलावा यानी राष्ट्रपति काम तो कर नहीं रहे, वास्तविक प्रधान कौन होता है, रियल हेड कौन होता है, तब हम बात करेंगे कि वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो आप देखो कि हमारा जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा की गई। तो अब सबसे पहले बात आती है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो बिल्कुल आसानी से आप देखो समझो। पहले कौन आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, सबसे हेड है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है, तो राष्ट्रपति आएंगे। दूसरे नंबर पे आएंगे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद कौन, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद थर्ड पे आते हैं काउंसिल ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जैसे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आप देख लो, तो वो सारे आते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव यूनियन में। उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी आप उसको हिंदी में अगर देखा जाए तो भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। तो ये 5 किसमें आते हैं, ये हालांकि सावन है इसलिए मैंने लगाया, चलो इसको माइंड नहीं करना है। तो आप देख लो कि 5 हेड कौन हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और महान्यायवादी, पांचों कंप्लीट हो गया। तो ये आर्टिकल 52 से लेकर 78 में वर्णन है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर आप देखो जैसे सारे आर्टिकल में कुछ ना कुछ लिखा गया है, तो सबसे पहले आर्टिकल 52 में ये वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसने बताया कि राष्ट्रपति पोस्ट होना चाहिए, जैसे आप अमेरिका में देख लो वहाँ राष्ट्रपति पोस्ट तो है लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री है नहीं है, तो उसी तरीके से भारत में किसी ने तो बताया होगा कि यहाँ प्रधानमंत्री तो रहेगा ही लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति रहेगा। और आप देखो कि हमारे संविधान बनने में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, तो इसमें ये चर्चा बहुत ज्यादा हुआ था कि राष्ट्रपति को भी शक्तियां मिलनी चाहिए, उनको सिर्फ नाम मात्र का प्रधान नहीं बनाना चाहिए बल्कि उनको वास्तविक शक्तियां देनी चाहिए। बट आप देखो अगर हम राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति, एक तो वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी वो क्या है सब कुछ के हेड है, तो आप देखो अगर हम उनको रियल पावर्स दे देंगे तो फिर तो वो सबसे शक्तिशाली, जैसे अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखो, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है कौन, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि बहुत सारे पावर्स है उनके पास, बहुत सारी शक्तियां, तो इतनी शक्तियां तो हम नहीं दे सकते थे। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच के लिखा, तो आर्टिकल 52 में उन्होंने वर्णन किया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में कि जो राष्ट्रपति है वो इसमें मतलब सारी शक्तियां जो एग्जीक्यूटिव की है वो उसके हाथ में ही होगी, यानी पावर्स का नॉमिनल हेड कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 52 में कहा गया राष्ट्रपति है, दूसरे में कहा गया कि सारी शक्तियों का प्रधान भी राष्ट्रपति है। आर्टिकल 52 हो गया, 53 हो गया, 54 में क्या है, उसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए चुनाव कराया जाएगा। बट आप देखो हमारे यहाँ आपने सुना होगा प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, तो मैं एक मिनट शॉर्टकट में बता देती हूँ। प्रत्यक्ष मतलब होता है कोई चीज डायरेक्ट, जैसे मुझे आपको कुछ बातें बोलनी है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बोल दी, जैसे मान लो कि मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि अच्छा ये बात है, मैंने अपनी मम्मी को डायरेक्ट बोल दिया कि मम्मी मुझे ये आज खाना दे दो, तो वो हो गया प्रत्यक्ष रूप से, मैंने डायरेक्ट मम्मी को बोला। बट क्या होता है कि मुझे पापा को बोलना है, पापा से डर लगता है नॉर्मली सब बच्चे को, तो बोले मम्मी पापा को बोलो 500 रुपए देने के लिए, तो वहां पे हमने पापा को डायरेक्ट नहीं बोला बट बातें हमारी कहाँ तक गई, पापा तक गई, तो वो डायरेक्ट नहीं जाकर इनडायरेक्ट गई। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, जो एमपीज का इलेक्शन होता है, एमएलए का होता है, वो डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट हम जाते हैं उनको चुनते हैं वो बन जाते हैं। बट ये जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हम डायरेक्ट नहीं चुनते, उनको इनडायरेक्ट चुनते, यानी हमने जिनको चुना एमएलए एमपीज इन लोगों को हमने चुना, वो क्या करते फिर से एक इलेक्शन करते और वहां पे क्या होता है अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये प्रोसेस अभी आपको समझे कैसे होता है ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले आप देख लो राष्ट्रपति की क्या क्या है। तो आर्टिकल 52(3)(4) में क्या हो गया कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। अब 55 में आर्टिकल 55 में क्या वर्णन है कि जो चुनाव होगा वो किस तरीके से होगा। आप मान लो सब कोई हाथ उठा के वोट देंगे कि ईवीएम मशीन में वोट देंगे कि लिख के वोट देंगे, या फिर आप देखो इलेक्शन की बहुत सारी प्रक्रिया होती है जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, लिस्ट सिस्टम, ठीक है। तो किस तरीके से चुनाव होगा ये कौन बताता है, ये आर्टिकल 55 बताता है। तो ये चारों आर्टिकल्स जो है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, बट 70 तक मैंने बताया क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव से यानी सारे के बारे में पढ़ना है, तो हम तो फिलहाल ये वीडियो राष्ट्रपति के लिए तो उनके बारे में बताते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात होती है राष्ट्रपति करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तब मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ी होंगी और राष्ट्रपति बनूंगी। तो कुछ ना कुछ एग्जाम क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। जैसे आप देख लो कि अब
राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी बहुत पावरफुल पद है। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में बात हुई कि कितनी शक्तियाँ देनी चाहिए राष्ट्रपति को, भी मैंने बताया। तो इस तरीके से उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको राष्ट्रपति देश का बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के नागरिक होने चाहिए। अब सही बात है, भारत के राष्ट्रपति बनाना हम उठा के ले आए तालिबान से, तो तालिबानी इंसान यहाँ पे क्या भारत को संभालेगा, नहीं संभालेगा। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात है कि उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष प्लस होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष होके एक दिन ही क्यों ना हो, बट ज्यादा मुझे एक भी दिन कम होगा तो आप उसके इलेक्शन में भाग ही नहीं ले सकते हो। ये नहीं कि राष्ट्रपति बनेंगे नहीं बनेंगे, ये नहीं, ये चुनाव की बात हो रही है, यानी आप चुनाव में खड़े ही नहीं हो सकते। तो एज हो गया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात होती है क्या कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अब आप बोलोगे लाभ का पद क्या होता है, यानी वो किसी भी सर्विस में नहीं हो चाहिए, यानी वो कोई भी डॉक्टरी, ठीक है, कलेक्ट्रेट, मतलब कोई भी काम वो करनी चाहिए। अगर कोई कलेक्टर चाहे कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं तो वो राष्ट्रपति बनेंगे, कब, जब वो भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष की आयु होगी और वो अपने कलेक्टर पद से इस्तीफा दे देंगे, तब जाके वो राष्ट्रपति बनेंगे। और अगर हार गए तो ये नहीं कि यहाँ पे इस्तीफा दे दिया, जाके राष्ट्रपति वाला चुनाव लड़ लिया, जीत लिया तो ठीक है, हार गया तो फिर आके कलेक्टर वाला काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग लेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसा जनरली कोई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट कलेक्टर चले जाएंगे वहां पे तो उनको वोट कौन देगा, वहां पे तो बहुत ज्यादा वोट चाहिए होगा तब तो राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो वो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि वो लोकसभा के सदस्य बनने के लायक होने चाहिए, यानी मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब कि ये जरूरी नहीं कि उनको लोकसभा का सदस्य होना ही चाहिए, वो राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, बट क्या है कि उनको एबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। तो ये चारों क्या होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो क्वालिफिकेशन है वो सर्विस के पद पर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब ये काम करते हुए भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हाँ, कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे आप देख लो दुनिया में जितना भी काम है सारा ही छोड़कर, जो मैं बता रही हूँ अभी, ये सब कुछ छोड़ के दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। पहला क्या है, राष्ट्रपति का पोस्ट। अगर मैं राष्ट्रपति हूँ और मैं चाहूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी मैं खड़े रहूं तो मैं आराम से खड़े हो सकती हूँ बिना इस्तीफा दिए, ठीक है। तो पहला ये होता है राष्ट्रपति कर सकते। दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति भी अगर चाहे तो वो अपने पोस्ट पे बने रहने के साथ साथ भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ जो उपराष्ट्रपति थे वो अगले बार राष्ट्रपति बन गए। तो ये कौन से एग्जाम्पल में, वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो सुटेबल इस एग्जाम्पल पे, वो आप कमेंट करोगे हमें, ठीक है। दूसरे होते हैं मंत्री भी अगर चाहे तो वो भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सदन के भी कोई मेंबर चाहे कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले तो वो ले सकते हैं, बस उनको क्या करना होगा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा दे दिए फिर वो आके यहाँ पे नॉर्मली क्वालिफिकेशन अपना पूरा करके और यहाँ पे भाग लेकर यहाँ पे जीत सकते हैं। के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, अब मान लो एक बार तो मैं राष्ट्रपति बन गई तो क्या मैं जीवन भर राष्ट्रपति बनी रहूंगी जब तक नहीं मरूं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई ना कोई एक टाइम लिमिटेशन होगा कि हाँ भाई इतने टाइम तक आप राष्ट्रपति रहोगे, उसके बाद फिर चीज होगी। जैसे अभी देख लो, अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि रामनाथ कोविंद का कब पूरा हो जाएगा 5 साल, तो 25 जुलाई को वो पूरा हो जाएगा 2022 को 5 साल उनका। और आप देखो डेट भी फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि डेट आगे मान लो कि उनको 24 को इस्तीफा दिलवा देंगे, 26 को इस्तीफा दिलवाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो टाइम है उसी टाइम में उनका 5 साल पूरा होगा, उसी दिन उनका क्या कर दिया, टाइम नहीं मतलब दिन, वो इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख लो इलेक्शन कब होने वाला है, 18 अप्रैल को होने वाला है, जुलाई को होने वाला है, और इनको इस्तीफा कब देना है 25 तारीख तक। तो इलेक्शन हो गया, मान लो कोई जीत भी गया, मान लो द्रौपदी जी जीत गई, मान लो क्या जीत ही चुकी है तो जीत गई। अब क्या है कि वो ऐसा नहीं कि 18 को जीत गई तो वो 18 से ही राष्ट्रपति बनेंगी, बिल्कुल नहीं। वो जिस दिन शपथ लेगी, मान लो 25 तारीख तक तो रामनाथ कोविंद है तो वो 26 को शपथ ले, ठीक है, 27 को ले, जब भी ले तो तब से फिर 5 साल आगे काउंट किया जाएगा और फिर 5 साल उसी डेट को इनका पूरा हो जाएगा। तो कार्यकाल कितने टाइम का होता है? 5 साल तक होता है। अब क्या है कि बीच में अगर उनकी मृत्यु हो गई तो फिर कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं क्या कि उनको पोस्ट से हट ही जाएंगे वो, या फिर उनका मान लो कि तबीयत खराब हो गया तो वो अपने मन से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस सेंस में वो क्या होते हैं कि अपने पोस्ट से हट जाते थे, या तो 5 साल पूरा होने पे, या फिर इस्तीफा देने पर, या फिर मृत्यु देने पर, और या फिर इम्पीच
इम्पीचमेंट के द्वारा यानी महाभियोग के द्वारा। आप देखो महाभियोग क्या है, एक टर्म है, यानी जब हम राष्ट्रपति को उनके पोस्ट से हटाते हैं आपसी सहमति से, एक आप देखो वो भी एक इलेक्शन टाइप का, मतलब इलेक्शन का छोटा भाई होता है, मतलब नॉर्मली आपसी सहमति से क्या होता है कि महाभियोग लगाए थे कि हाँ ये राष्ट्रपति के खिलाफ ये एविडेंस है, ये ठीक व्यक्ति नहीं है, तो हम इनके खिलाफ क्या करने वाले हैं कि महाभियोग लगाते हैं कि ये राष्ट्रपति में ये दोष है, तो वहां पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट देखेंगे ये करते तो उसको उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट, महाभियोग, जिससे सिर्फ राष्ट्रपति को ही हटाया था। अगर कोई कहेगा कि टीचर है, मतलब कोई प्रिंसिपल है नालायक है, मतलब नहीं अच्छा से काम कर रहा है स्कूल में, तो इसको हटाना है तो यहाँ पे महाभियोग लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वो उनको उनके पद से इस्तीफा दिलवाएंगे, वो अलग बात है, बट वहां पे महाभियोग शब्द का यूज नहीं करेंगे। पूरे भारत में मात्र एक ही व्यक्ति के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग किया जाता है, वो है भारत के राष्ट्रपति। बहुत सारे लोग जो सर्वोच्च न्यायालय के मेन न्यायाधीश होते हैं उनके लिए भी बोलते हैं कि उनको महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, क्योंकि इनकी और उनकी शक्तियां लगभग सेम होती है, मतलब पूरी नहीं बट सेम होती है। बट ऐसा नहीं होता, उनको अगर हटाया जाता है, जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको पॉलिटिकल साइंस से ताल्लुक नहीं है तो वो ऐसा भले ही बोल दे, बट जिनको ताल्लुक है वो जानते हैं कि महाभियोग से सिर्फ राष्ट्रपति को ही हटाया जाए। अब फाइनली हम बात करते हैं इलेक्शन की। तो अभी मैंने बताया जो आर्टिकल 55 है उसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन का वर्णन किया गया है। तो इलेक्शन कैसे होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अमेरिका के बारे में, नहीं पढ़ा तो मैं आपको सारा ही पढ़ा दूंगी। जो बीए का जो भी कॉन्सेप्ट है, या फिर आप देखो ये सिर्फ बीए के लिए नहीं, इनका तो खैर सिलेबस में है, बट आप कोई भी एग्जाम देते हो पीसीएस लेवल का, फिर नॉर्मली जो भी एग्जाम है, सारे एग्जाम को मैं अब अलग अलग नाम नहीं लूंगी, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में अगर आप पॉलिटिकल साइंस से अगर आप आंसर करना चाहोगे तो ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप देख लो यहाँ पे ये टॉपिक्स आते हैं। तो देखो जो हम लोग अमेरिका का पढ़े थे, वहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता था, इलेक्टोरल कॉलेज से होता था ना, निर्वाचन मंडल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो उसी तरीके से भारत में भी क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण होता है। अब ये कॉलेज पढ़ने वाला बैग लेकर जाने वाला कॉलेज नहीं होता, मंडल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ की जो इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं इसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे और वही वोट देते हैं, और तब वो व्यक्ति क्या होता है कि राष्ट्रपति बनता है। तो कौन कौन से लोग वोट देंगे, क्या मैं जाकर वोट दे सकती हूँ, क्या आप जाकर वोट दे सकते हो, क्या आपके पापा मम्मी जाकर वोट दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तभी दे सकते हैं जब आप विधायक के बेटा हो, ठीक है, हाँ मतलब तब आपके पापा दे सकते हैं। यानी सिर्फ विधायक, सांसद, ये लोग ही उसमें हिस्सा लेते हैं। अब विधायक किसको कहते हैं, आप देख लो एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में हम लोग विधायक कहते हैं, एमपी जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद कहा जाता है। तो आप देखो कि जो बोथ मेंबर्स ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, यानी जो हमारा देखो हमारा जो सदन है दो हाउस में बटा हुआ है, कौन कौन, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस, यानी एक को हम लोकसभा बोलते हैं, दूसरे को राज्यसभा बोलते हैं। लोकसभा कौन सा है, लोकसभा है निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो आप देख लो कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, किसके, तो राष्ट्रपति के। अब बताओ इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप देखोगे कि जो हमारा जो लोकसभा है उसमें 543 मेंबर होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं 545 होते, तो वो होते थे जो दो एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसको हटा दिया गया है 2022 के जनवरी में। न्यूज अगर आप पेपर पढ़ते होगे तो पता चला वो जनवरी में ही हटाया गया, जनवरी फरवरी में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है। तो ये जो दो है अब वो खाली रहेगा, तो 543 ही जो है वो कितने हैं लोकसभा में मेंबर्स हैं जो इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। 543 याद रखना, ये नंबर बिल्कुल याद रखना आप एकदम अच्छे से। अब आते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने सदस्य, तो राज्यसभा में 233 सदस्य है। एक्चुअली मुझे होता है ना 33 मतलब और 33, मुझे हिंदी इंग्लिश के टर्म में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं आपको मतलब 233 देख लो, याद रखो। मुझे कभी कभी 43 बोला जाता है तो वो मैं पहले ही बता देती हूँ। तो 233 किस में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, 543 लोकसभा में होते हैं। दोनों को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 776 मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के मिलाकर। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव में ये लोग हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे कौन हिस्सा लेते हैं, जितने भी 28 राज्य हैं, 2800 राज्यों के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वो हिस्सा लेते हैं विधानसभा के, ठीक है। देखो विधानमंडल आपने पढ़ा होगा, विधानमंडल दो टाइप के, विधानमंडल के दो पार्ट, एक विधानसभा एक विधान परिषद। तो विधान परिषद जो होता है उसको हटा
प्रदेश है जो कि दिल्ली और पुडुचेरी है, इसके पास अपनी विधानसभा है। बाकी किसी के पास विधानसभा, विधान पार्षद ये सब नहीं है। और टोटल 28 राज्य में मात्र 7 ही के पास विधान पार्षद है, जिसमें बिहार भी एक है, जहाँ पे बिहार में विधान परिषद है। ये क्लियर। अब देख लो यहाँ पे कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो पहले तो दोनों हाउसेस के मेंबर जो कि 776 हो गए, उसके बाद 2800 राज्य के विधानसभा के मेंबर्स वो सब भी इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन हिस्सा लेता है, तो इसमें केंद्र शासित जो 2 प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी, दोनों के विधानसभा के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और टोटल हम सबको मिला देते हैं तो 4896 मेंबर्स किसमें भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यहीं पे क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट आता है वो जीत जाता है। तो आप देख लो कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपने डिटेल में देख लिया। अब लेकिन चुनाव कैसे होगा, मतलब मान लो कि एक होता है ना बचपन में हम लोग जैसे क्लासरूम वगैरह में मॉनिटर के लिए होता था, हाथ उठा के हाँ ये मेरा मॉनिटर बनेगा, हो जाता है इलेक्शन। या फिर आप देख लो मोहर वाला पहले होता था, क्या उसको कहते हैं, मोहर मारकर आप पर्ची में डालकर अपने राष्ट्रपति चुन सकते हो, तो वो एक प्रोसेस होता है। दूसरा होता है ईवीएम में आप जाकर सारा लिखा रहेगा उस पर टैप करना, वो होता है। तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा। तो इसका जो प्रोसेस का नाम है वो है एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति, जिस मत प्रणाली भी इसको आप कह सकते हो, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करा जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है कि पता चलता है कि ये मेंबर्स किसको वोट दे रहे हैं, कौन जीत गया। अब आप यहाँ पे एक टर्म आप देखो, जब राष्ट्रपति का रिजल्ट आता है तो पता चल जाता है कि ये जो राष्ट्रपति है ना 4 लाख वोट से जीत गए, 2 लाख वोट से जीत गए, 3 लाख वोट से जीत गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई टोटल जब हम मेंबर्स मिलाते हैं तो वो तो यहाँ पे आप देखो मुश्किल से कितने हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5000 के अंदर में, 5000 के अंदर में मेंबर ही हैं सारे। अब क्या है कि इतने ही से हैं और हम बात कर रहे हैं कि ये क्या करेंगे कि 5 लाख वोट से जीत गए, तो ये भाई वोट कौन दे दिया इनको। तो आप देखो वोट वैल्यू निकाला जाता है, यानी एक एक एमपी के वोट के वैल्यू होता है, जैसे 778 हो गया, 996 होगा। मतलब अगर मैं वोट दूंगी ना तो 900 गिना जाएगा, अगर आप वोट दोगे तो 650 गिना जाएगा। मतलब इस तरीके से बांटा गया एरिया के हिसाब से कि अगर बिहार का कोई एक एमपी वोट देता है तो उसका वैल्यू ये होगा, अगर बिहार का कोई एमएलए वोट देता है तो उसका वैल्यू ये होगा। उसी तरीके से असम का, सिक्किम का, मेघालय का, अलग अलग स्टेट का, तो वोट वैल्यू बटा गया। और ये आप देखो, अगर आप चाहोगे इस वीडियो में वोट वैल्यू को खत्म कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में आएगा। मुझे बताने में कुछ नहीं, मैं 40 मिनट का वीडियो बना दूंगी, बट आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो आप देखोगे इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाती हूँ कि वोट सिस्टम जो होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर पद्धति, इसमें किस तरीके से चुनाव होता है, पहला तो ये हम देखेंगे। और दूसरी बात हम सीखेंगे जैसे जो इलेक्शन होते हैं उसमें आप देखो बहुत, जैसा भी मैंने बताया फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, मतलब इसमें आप देखो जैसे कहा था ना, जो जीता वही सिकंदर, जिसको सबसे ज्यादा वोट आ गया वो जीत गया, वो एक होता है सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है लिस्ट प्रणाली, जैसे स्विट्जरलैंड में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिस्ट प्रणाली से इलेक्शंस होते हैं, तो वो एक पद्धति है। उस तरीके से ये एकल संक्रमणीय पद्धति है, तो अलग अलग पद्धति भी है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आप देखो ये मेरा सब्जेक्ट है, आप लोग को लगता होगा कि मैं मतलब बहुत बड़ी हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं भी बीए फर्स्ट पार्ट में हूँ, तो मेरा भी ऑनर्स स्टार्ट ही हुआ है। तो ये स्पेशली मुझे क्या है ना कि अटैचमेंट है इस सब्जेक्ट से। मैंने 10th के बाद ही मैंने किया था मेरे को आर्ट्स लेना है, तो मैंने आर्ट्स लिया, उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स लिए। पॉलिटिकल साइंस पहले भी था, अभी भी है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं ना पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, कि इस वीडियो को मतलब ये चीज आपको नहीं समझ, जैसे होता है ना ग्राम पंचायत लोगों को नहीं समझ में आता है, विधान पार्षद में अंतर नहीं समझ में आता है, बहुत सारे टॉपिक होंगे आपके पास भी। तो कोई भी टॉपिक आप पॉलिटिकल साइंस का, वैसे और भी सब्जेक्ट का, बट पॉलिटिकल साइंस स्पेशली कह रही हूँ, वो आप कमेंट करोगे, मैं आपको स्पेशल वीडियो बना कर दूंगी। और ये जो दोनों पद्धति है वो मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगी, तब आपको पता चलेगा कि अभी पहले ही क्यों बता दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू जी ही बन जाएंगी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।